क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप 70 में 65 प्लस अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है दूसरा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है? जिंदगी मुस्काई है, अतीत के चलचित्र है, गांव की सांझ है, या फिर बाजे पायलिया के घुंघरू है? तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, ध्यान रखेंगे। और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। गांव की सांझ किसकी रचना है? कमेंट करके इसका उत्तर आप बताएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कोणार्क के रचनाकार हैं? जगदीश माथुर हैं, राम कुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं? तो कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय, मोहन राकेश? तो चलो चांद पर चले, ये जयप्रकाश भारती की रचना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जितने प्रश्न हम बता रहे हैं आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 5वां नंबर प्रश्न है, तूफानों के बीच रचना की विधा है? कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, रिपोर्टाज है? तो तूफानों के बीच ये विधा है रिपोर्टाज। कमेंट करके बताएंगे किसकी रचना है। 6 नंबर है, केशव दास किस काल के कवि हैं? आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं? तो केशव दास मेरे प्यारे बच्चों रीतिकाल के कवि हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, भारत भारती के रचनाकार हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सूरदास हैं? तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर प्रश्न है, भारतेंद्र युग की समय अवधि है? 1900 से 1928, 1868 से 1900, 1919 से 1936, 1800 से 1826? तो भारतेंद्र युग की समय अवधि है 1868 से 1900 तक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है? ग्राम्या, स्वर्णधूल, युगांत, कामायनी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। कामायनी सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्राम्या, स्वर्णधूल और युगांत, ये तीनों सुमित्रानंद पंत की रचना है। 10 नंबर है, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी लाल है, पद्माकर है, केशव दास है, घनानंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं केशव दास। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, या रौद्र रस है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों करुण रस है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ध्यान रखेंगे। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यों आँखें सब देखिए आँख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, श्लेष है, या उत्प्रेक्षा है? इसमें कौन सा अलंकार है आप कमेंट करके बताएंगे। 13 नंबर प्रश्न है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं? 13-11 मात्राएं, 11-13 मात्राएं, 11-11 मात्राएं, इनमें से कोई नहीं। तो सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो सुगम में सु उपसर्ग है, गम में सु उपसर्ग लगा है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
15 नंबर है नवरत्न में समास है। कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है। नवरत्न यानी इसमें मेरे प्यारे बच्चे द्विगु समास है। कौन सा समास है इसमें? द्विगु समास है। नवरत्न में द्विगु समास है। जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। नौ, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो भू है, धरा भी है, वसुधा भी है, प्रसून नहीं है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। त्वाम में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। सी ऑप्शन राइट हो, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 4, 8, 2, 5। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक प्रश्न और बहुत पूछता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह पद कहलाते हैं, वह पद कहलाते हैं विकारी। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह विकारी पद कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 21 है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठी है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। तो यहाँ पर देखिए बुराई शब्द आ गया है, बुरी बातें यानी संगत की बातें आ गई है। तो आप समझ जाओ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेम यही क्वेश्चन पहला पूछेगा तो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने बुरी संगति को व्यक्ति की उन्नति में बाधक बताते हुए कहा है कि समाज में अनेकानेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर रह लेने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पतन हो जाता है। ऐसे लोग उस थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के तो न सुनने लायक होती है। ऐसी बातों से व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उसके हृदय की पवित्रता अर्थात मन के अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किन लोगों के क्षण मात्र के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और क्यों? तो बुरे लोगों की क्षण मात्र की संगत से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि बहुत कम समय में वो इतनी बुरी बातें कह डालते हैं जिससे मन की पवित्रता समाप्त हो जाती है। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ते हैं। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ातीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के ममता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है पर देख सकते हैं। व्याख्या करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। इन बौद्ध विहारों की टूटी फूटी चोटियाँ व कंगूरे और उनके चारों ओर खींची हुई दीवारें जो पत्तों और झाड़ियाँ आज से ढकी हुई थी। धर्मचक्र विहार के इन खंडहरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प कला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से अपने आप को शीतलता प्रदान कर रही हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, धर्मचक्र कहाँ स्थित है? धर्मचक्र काशी के उत्तर में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर काशी के उत्तर में। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 6 अंक का होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ते हैं पहले।
मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यानी श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः हो तो बल के संग जई हो, तेरे कहीं न रही हूँ। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ गायों को चराने के लिए वन में चला जाऊंगा और मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रह नहीं रहूंगो जागत। कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर में बैठा रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में चले जाएं और मैं घर में ही बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोए रहे हो, अपराध जान में दे हो। सूरदास जी कहते हैं, फिर माता यशोदा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः यानी सुबह होते ही गायों को चराने के लिए वन में भेज दूंगी। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद नामक पाठ से लिया गया है और सूरदास जी इसके क्या है, कवि है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है। श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या कहते हैं, तो श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। सुबह होते ही बलराम भैया के साथ सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। अथवा करके यहाँ पर लिख दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हो तो कठोरी हो। यानी राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं और रास्ते में ग्राम बधुएं देखती हैं। वह कहते हैं कि रानी में जानी अजानी महा, कि रानी के कई महाज्ञानी हैं, उसका हृदय वज्र के पत्थर से भी कठोर है। राजा ने कार्य और अकार्य को नहीं समझा और अपने पत्नी के कहे अनुसार उनको वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जीव हैं। वो कहते हैं कि ऐसी सुंदर मूर्तियों से बिछड़ करके इनके चाहने वाले लोग कैसे जीवित रह सकते हैं। हे सखी, यह आंखों में बसाने योग्य है कि इन्हें किस लिए वनवास दिया गया है। तो ये वन पथ पर से लिया गया, कहाँ से लिया गया, वन पथ पर, और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्त एक किसके लिए प्रयुक्त है, श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए मिलते हैं और 3 अनुवाद के लिए मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, या स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृत पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्त, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से घूमने के लिए रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम चा शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशासंत, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के संस्कृत से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अथवा वाला देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मानव जीवनम संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। चलो अर्थ बता देते हैं इसका। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए महान प्रयत्न किए। वे हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया, वही सब हमारी संस्कृति है। विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। तो ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 24 नंबर है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 5 अंक का है, तो इसका अर्थ देख लीजिए। ये अनियुक्त विलासा चैप्टर से लिया गया है। श्लोक है, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जिस को देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अथवा वाला दिया देख लेते हैं, ये लिया गया है जीवन सूत्राण से मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माता गुरुतरा भूमि, यानी भूमि माता से बड़ी है, माता भूमि से बड़ी है। ठीक है, माता भूमि से बड़ी है। और आकाश से ऊंचे पिता हैं, हवा से तेज चलने वाला मन है, और चिंता तिनकों से भारी है। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, जिला वाइज, तो आप अपने जिले का खंड तैयार करेंगे। इसके बाद 26 का है, एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उन्हीं की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो कमेंट करके बताएंगा, इनका जो है जीवन परिचय आपको मिल जाएगा सरल भाषा में, और लगभग 80 शब्द में लिखना रहेगा, 5 अंक मिलेंगे आपको। इसके बाद खा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना लिखिए। तुलसीदास, बिहारी लाल, महाकवि सूरदास, महादेव वर्मा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद 27 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, 2 अंक मिलेंगे। और 28 नंबर, अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए, 4 अंक। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसके लिए 2 अंक मिलेंगे। चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर देशभक्त आशित, बीरा केन पूछते, बीरा वेणी पूछते, है ना। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, 7 अंक का निबंध लिखना है आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है निबंध तैयार करेंगे। कमेंट करके बताएंगे तो निबंध का वीडियो भी आपको मिल जाएगा सरल भाषा में। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।